Hello students, this is your lecture number 4 of physics and second lecture of vector and third lecture of your second topic mathematical tool. लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी वेक्टर दिया है, अज्यूम कीजिए फोर्स है ना, ये जो फोर्स आपको गिवन है 40 न्यूटन एंड डायरेक्शन भी गिवन होती वेक्टर में, बोल दिया 60 डिग्री एंड सेकंड दिया है F2 वेक्टर। ठीक है, उसका बोल दिया है हमें 60 न्यूटन एंड एंगल हमें दे दिया 150 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम इसको दोनों को हमारे रिजोल्व करते हैं और रिजोल्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। इसका हमने डायग्राम बनाया। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्सिस, ये हमारा होता है वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, जे होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और इस डायरेक्शन का कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, जे वेक्टर। ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होता है, आई कैप। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो वेक्टर है वो कितना है, 60 डिग्री एंड 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया ये वेक्टर है हमारा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 60 डिग्री एंड जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 40 न्यूटन। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। इसको रिजॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। कौन कौन सी होगी, एक एक्स डायरेक्शन होगी और एक वाई डायरेक्शन। हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं एक शॉर्टकट के लिए कि जिस डायरेक्शन में आपको एंगल पता होता है, जिस एक्सिस से एंगल पता होता है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ 40 कॉस 60 होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला। और वाई डायरेक्शन में देखो कौन सा होगा, कितना होगी उसकी हाइट, ये वाली हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी। और उसकी लेंथ कितनी होगी, 40 साइन 60, है ना। अब आपको वैल्यूज ओरली पता होनी चाहिए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हमने इसको लिखा 40 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 20। और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 40 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा, 20√3। तो इस वेक्टर को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम वेक्टर जो एफ वेक्टर है उसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कितना है, 20 न्यूटन। और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, 20 i। तो हमने लिख दिया इसको 20 i कैप प्लस 20√3 j कैप। ठीक है, तो इस मेथड से इस फॉर्म से एक दूसरे फॉर्म में जाना समझ में आया कि आपको उसको क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। क्लियर है, चलो इसको वाइस वर्सा भी करके देखते हैं। वापस से हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम इसका लेते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी आपको वेक्टर गिवन है, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर, चलो फोर्स ले लेते हैं ना, फोर्स वेक्टर है। तो इसको हमने लिखा एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, रूट के अंदर एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स के प्लेस पे क्या है, 20 है ना। और एफ वाई के प्लेस पे ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। तो यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, √20 का होल स्क्वायर प्लस 20√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो 20 का होल स्क्वायर कितना होता है, 400 एंड 400 इंटू 1200, है ना। 1200 कितना हो गया टोटल, √1600 एंड 1600 का रूट कितना होता है, 40। ठीक है, तो देखिए हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा रिवाइज करो। tan अल्फा इक्वल टू कितना था,
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा कितना था? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं एफ एक्स और एफ वाई, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो देखो साइन 90 हो गया। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना बचा? ओनली बी। ठीक है, और यहाँ पे cos 90 ये वाला टर्म पूरा पूरा जीरो हो गया, तो ओनली क्या बचा? ए। ठीक है, मतलब हमारा बी वेक्टर ये था, ए वेक्टर ये था, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, मतलब हमारा हो गया वाई वेक्टर वाई डायरेक्शन वाला, और ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो डायरेक्टली हम टेन अल्फा आपको डायरेक्टली याद करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन बेस कंपोनेंट, है ना? आपको ट्रायंगल में पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन अल्फा ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ ही चुके हैं। डायरेक्टली वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20√3। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 20। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया? √3। कितने डिग्री की वैल्यू? 10 कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है? तो कितना? 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेम एस हम नेक्स्ट पेज पे इसलिए लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म, मतलब कंपोनेंट फॉर्म से आपका जॉइंट फॉर्म और जॉइंट फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, वापस से हमने जो F2 लिया था उसको भी हम एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। F2 वेक्टर कितना दिया था? 60 न्यूटन, और एंगल कितना दिया था? 150 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम एक्सिस बना के ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हम इसको देख लें, क्योंकि एंगल कितना है? 90 से बड़ा है, तो हमें थोड़ा सा ये वाली लाइन इस साइड भी हमें माइनस एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब जो भी वेक्टर होगा वो कौन सा है? 16 न्यूटन है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 16 न्यूटन, डायरेक्शन कितना है? 150 डिग्री। तो ये वेक्टर है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है वो कितना है? 150 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा है कि इसका कंपोनेंट प्लस एक्स की डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसको माइनस एक्स की डायरेक्शन में होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको -150 को हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला 180 होता है, ये वाला 150, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 60 न्यूटन, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 60 cos 30 डिग्री, और ये y कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 60 sin 30 डिग्री। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। cos 30 के लिए √3/2 होती है, √60 इंटू √3/2 कैंसिल कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 30√3। इसको सॉल्व कीजिएगा, साइन 30 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1/2, तो आंसर कितना हो गया? 30। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो जो F2 वेक्टर है, अब इधर देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, ये किस वाली साइड है? माइनस एक्स साइड है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में कितना होता है? माइनस आई कैप होगा। जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा? -30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। समझ में आया? ठीक है, चलो इजी। आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ चेंज किया है, हमारे पुराने वाले मेथड से करें तो इजीली हम ले लेते हैं कॉस। तो डायरेक्टली यदि आप कॉस 150 देखेंगे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 cos 150। अब cos 150 की वैल्यू कितनी होती है? 60 इंटू -√3/2, है ना? तो आंसर आपका आ गया -30√3। माइनस आ गया, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, या फिर डायरेक्टली आप माइनस लिख दीजिए। ठीक है,
तो समझ में आ गया। तो दोनों मेथड से तो ये वाला इजी होता है, क्योंकि हमें 0 to 90 वाली जो वैल्यूज है उसमें हम मोर कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर वैल्यूज। अब यहाँ पे आप इसका वापस से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, वापस से वही प्रोसेस, 30√3 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर ही देते हैं ना। कितना होगा, 2700 है ना। 2700 प्लस इसका कितना आएगा, 900। आंसर आएगा √3600। 3600 का रूट होता है 60। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन की बात करें 10 अल्फा, तो 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 30 और बेस कितना है -30√3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो कितना आएगा, -1/। अब -1/√3 मतलब जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हमें कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2 है, अल्फा इक्वल टू 150 डिग्री का। ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस से आ जाएगा। ऐसा यदि डाउट है थोड़ा सा तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। जैसे 10 150, इसको कैसे लिखोगे, 10 180 से लिखना चाहते हो 180 से लिख देते हैं, 180 -30। ठीक है, अब 180 वाला कौन सा एक्सिस है, नॉट चेंज एक्सिस है। और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो माइनस आ गया 1030, और 1030 की वैल्यू -1/√3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों मेथड से ये आपका ठीक है, कंबाइंड मेथड से हम आपका रिजॉल्व फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और रिजॉल्व फॉर्म से कंबाइंड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। क्लियर है। अब देखिए हमें डायरेक्टली ऐड करना है दोनों वेक्टर्स को। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा F1 वेक्टर था, ये F2 वेक्टर था। आप इनको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जो भी हमारे एप्लीकेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऐड करते हैं तो कितना होगा, 20 -30√3i प्लस 20√3 प्लस 30j। ये आपका आंसर है। आप √3 का वैल्यू पुट करके आप और इसको, लेकिन वो आंसर किस में होगा, पॉइंट्स में आएगा, तो इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें इस रिजोल्यूशन फॉर्म से जॉइंट फॉर्म में कैसे जाना है। क्लियर है, और उस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अब आपके बहुत सारे, जैसे हम एडिशन लें, जैसे ए वेक्टर बोल दिया आपको 2i + j, बी वेक्टर बोल दिया 3i + 2j। ठीक है, चलो सी वेक्टर भी बोल दिया, सी वेक्टर आपको बोल दिया -i + j। ठीक है, अब हमें कोई भी डी वेक्टर फाइंड करना है। डी वेक्टर बोल दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के सम के इक्वल है। तो निकालिए आप कितना होगा डी वेक्टर का आंसर। तो आई आई वाले को ऐड कर दिए, जे जे वाले को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट से ऐड होगा। यही हमारा इस रेजोल्यूशन मेथड का एडवांटेज है कि एक्स में वाई का कोई इफेक्ट नहीं होता और वाई डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम जिस डायरेक्शन को देखते हैं उसी डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है उसको काउंट करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया 4j, और वाई डायरेक्शन में कितना हो गया, भी आ गया, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा 4i, और वाई डायरेक्शन में 4j। ठीक है, ये डी वेक्टर हो गया। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, खुद से ट्राई कीजिए, रूट के अंदर दोनों को लेके होल स्क्वायर करके ऐड कर कीजिएगा तो कितना आएगा 4√2 आएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे, इसके डायरेक्शन अल्फा कितनी होगी, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, मतलब 4/4, मतलब कितना आया 1 आया। और 10 है ना, 10 अल्फा की वैल्यू कितने डिग्री की वैल्यू कितनी 1 होती है
अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लिया वो इजी लिया, हमारा इजीली हमारा अच्छे से हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल भी अच्छा सा आ गया। लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू हमें पता हो। अदरवाइज यदि आपका आ जाता 10 अल्फा 2/3 आ गया, अब हमें 2/3 की वैल्यू तो नहीं पता है, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2/3। आ गई बात समझ में? हाँ, लेकिन यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में है, ठीक है, तो यदि आपको कंफ्यूज करना है तो इस टाइप से भी किया जा सकता है। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 10 अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 2, बेस कितना दिया हुआ है 3, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √13। ठीक है, तो 10 अल्फा का कितना मिला 2/3 मिला। तो अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। चलो, साइन अल्फा कितना होगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/√3, तो एंगल 2/√13। तो अल्फा इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते थे साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 2/√13। ठीक है, ये भी आंसर सही है। चलो, कॉस भी लिख सकते थे, कॉस अल्फा कितना होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√13। तो अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते थे कॉस इनवर्स 3/√13। तो अल्फा की वैल्यू ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये तो साइन कॉस 10 है, कॉस एक्स से कॉट की भी वैल्यू हम ऐसे करके किसी भी एंगल को 6 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ओनली आपका 10 वाला मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि साइन वाला कॉस वाले रॉन्ग हो गए, उनको भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा कम ही होता है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज यदि करना हो तो इस टाइप से किया जा सकता है। अब बोल दिया आपको ई वेक्टर, ई वेक्टर बोल दिया 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, 2 टाइम्स ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप, प्लस 3 टाइम्स बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप। ऐड कीजिए कितना हो गया 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6i कैप प्लस 9i कैप है ना, 9i कैप प्लस 6j कैप। अब आई में आई को ऐड कीजिए तो कितना हो गया 13i कैप, जे में जे को ऐड कीजिए प्लस 8j कैप। ये हो गया आपका ई वेक्टर। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों को रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। एंगल निकालना है, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा है ना, वो रूट के अंदर कितना होगा 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। सम कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 9 4 13 कैरी 1 होगा। ठीक है, 233। अब ये रूट नहीं होता, पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये वैल्यू, तो इसका रूट में है ना। एंड एंगल निकालना है तो एंगल डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 8/13 है ना, कितना होगा 8/13। ये आपका एंगल हो गया, ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम एफ वेक्टर बोल दिया 3i, या हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स a वेक्टर माइनस 4 टाइम्स b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है कोई भी एक वेक्टर। जी वेक्टर की बात कर ले, जी वेक्टर हमने बोल दिया -2 टाइम्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ना। जैसे कितने भी वेक्टर इनको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज बताइए जनरल। ठीक है, जैसे आपको कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है। अभी हमने बोला कि हम जो भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं फोर्स के लिए दे रहे हैं, लेकिन जो भी रूल्स हैं है ना, जो ऑब्जर्वेशन है वो वैलिड होंगे फॉर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है, नॉट फॉर ओनली फॉर फोर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये एप्लीकेशन आपको हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना है।
अच्छा, यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना होगा? ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। अच्छा, सेकेंड वन, यहाँ पर भी हमने एक 10 न्यूटन फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने, ठीक है, सेकेंड फोर्स ये है, ठीक है, एंड थर्ड वन ये है, और तो तीनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वो 120 दिया हुआ, ये भी 120, ये भी 120, ये भी कितना हो गया? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलिए, ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट आप नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, और हमारा कंपोनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो इजी कौन सा होगा? कंपोनेंट मेथड, ठीक है। तो इजी कंपोनेंट मेथड होगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे नया एक्सिस बना करके सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये आपके तीनों, ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये हो गया, सॉरी सॉरी, ठीक है, एक वेक्टर हम एक्स के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। एक्स वेक्टर ये है, सेकेंड वेक्टर हमने ले लिया ये वाला, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड थर्ड वन, ठीक है, तीनों के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब देखिए ये वाला कितना हो गया? 120 डिग्री। अब ये वाला 120 है, तो ये वाला कितना है? 30 है, तो ये वाला हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला कितना हो गया? इसको हटा करके 30। अब इसको इन दोनों डायरेक्शन रिजॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको लग रहा होगा कि ये वाला 60 है, तो ये वाला भी 60 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर वाले से बता रहा हूँ, थोड़ा सा नयापन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इस वाली डायरेक्शन का तो क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ऊपर वाली डायरेक्शन से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी 120 है, ठीक है, चलो इसका उधर से ले लेंगे, ठीक है। ये वाला भी कितना है आपका? ये वाला भी 120 है, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 60 होगा, ठीक है। ये भी आपका कोई फोर्स एफ है, ये भी फोर्स आपका एफ है, ये भी फोर्स कितना है? एफ है। तो F1, इसको हम बोल देते हैं F2, और इसको बोल दिया F3, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। तो जो F1 है वो कितना हो गया? एफ आई के, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा इफेक्ट कितना है? आई डायरेक्शन। F2 को देखिए, F2 वाई डायरेक्शन में क्या, जिस एक्सिस के साथ आपको एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? साइन कंपोनेंट। तो ये वाला होगा कॉस कंपोनेंट, है ना। तो इसको जे डायरेक्शन में होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले जे वाला लिख लेते हैं, एफ, है ना, कॉस 30 जे कैप, और इस वाले डायरेक्शन में माइनस एक्स है, तो माइनस एफ साइन 30, ठीक है, और क्या होगा? आई कैप। F3 के लिए बात करते हैं, तो F3 के लिए देखो, ये वाला जो है, ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, और ये कितना? माइनस साइड है, तो माइनस एफ कॉस 30, सॉरी कॉस 60 ना, आई कैप प्लस। अब ये वाला क्या होगा? माइनस वाली साइड में होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट इसका नेगेटिव साइड है, ठीक है, तो नेगेटिव साइड है, तो माइनस यहीं पे लगा देते हैं, एफ साइन 60 जे कैप। वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है, तो देखो वैल्यूज में डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, आपको इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका F1 है वो कितना है? एफ आई कैप है। F2 है वो कितना है? -1/2 एफ आई कैप प्लस √3/2 एफ जे कैप। F3 कितना है? -1/2 एफ आई कैप -√3/2 जे कैप। इन सबको ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट,
ये माइनस माइनस के ऐड होके एफ बनेगा, उस एफ से कैंसिल आउट, तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम निकालते हैं। ठीक है, यदि इक्वल वेक्टर्स हैं, कितने वेक्टर्स हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। इक्वल एंगल पर हैं और उनके सम ऑफ एंगल कितने हैं? सब एंगल का सम कितना है? जीरो है, सॉरी 360 है ना। तो जो नेट होगा वो नेट हमेशा जीरो होता है। इसको आप लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, कैसे भी करके आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन को काफी इजी कर देगा। ठीक है, इधर देखिए, फर्स्ट वाले केस में क्या था कि दोनों वेक्टर्स इक्वल थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों के बीच का एंगल कितना था? 180 था, और ये भी 180 था, और दोनों मतलब इक्वल भी था, और दोनों का सम कितना था? 360 था। मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो हो रही थी, इसीलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो। ठीक है, या फिर इस वाले केस में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि दोनों अपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जब 6 7 वेक्टर्स आ जाएंगे तब आपको ये चीज विजुलाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे फोर वाला भी इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे ये है ना। अब आपने फोर वेक्टर्स लगा दिए इक्वल अमाउंट के, ठीक है, इस साइड। अब यदि सभी वेक्टर्स आपके 20 न्यूटन के हो, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन और 20 न्यूटन, नेट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देखिए, सबका अमाउंट इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? अमाउंट सेम। ठीक है, सेकंड, उनके सबके बीच का एंगल क्या है? इक्वल है। और सभी एंगल का जो सम है वो कितना है? 360 है ना। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो नेट फोर्स आप डायरेक्टली बोल सकते हो जीरो है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वेक्टर बना दी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि इनके सबके बीच का एंगल 72 है। कितना एंगल है सबके बीच का? ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, और ये भी 72। ठीक है, और सभी सेम मैग्नीट्यूड है, तो सबका आंसर आप क्या लिख सकते हो? नेट फोर्स क्या है? जीरो। आ गई बस में, नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। वैसे ही यदि हम 60, है ना, कोई भी सेम 6 वेक्टर्स को कितने 60 डिग्री एंगल पर अरेंज करते हैं 6 वेक्टर्स को, तो भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हो कि आंसर कितना होगा? जीरो। ठीक है, तो कंडीशन याद रखें, सेम वेक्टर्स होना चाहिए, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सबके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, और उनके सभी एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? अब एक हम प्रैक्टिस के लिए एक थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट एंगल 150 डिग्री इज 10 kg वेट, है ना, एंड इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। द स्मॉलर फोर्स इज, ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, तो 10 kg वेट मतलब 10 kg का जितना वेट होता है। क्लियर है? तो 10 kg का कितना वेट होता है? 100 न्यूटन। मतलब ये फोर्स का अमाउंट कितना है? 100 न्यूटन। लेकिन सभी यूनिट्स केजी वेट में है, तो हम केजी वेट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको बिल्कुल डायग्राम बना के आप सॉल्व कीजिए।
कि हमने टू वेक्टर्स को अरेंज किया कितने डिग्री पर, 150 डिग्री पर। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स अरेंज किया, ये ए वेक्टर था, ठीक है, और ये बी वेक्टर हमने अरेंज किया कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 150 डिग्री। ये 150, ये हमने बोल दिया कोई भी, ठीक है, कोई भी ए वेक्टर ले लीजिए, कोई भी बी वेक्टर। चलिए, हमने ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही है। ठीक है, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर के, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री हो गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, 10 kg वेट। ठीक है, तो हमारे पास ना तो ए पता है और ना ही बी पता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड पता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। क्या बोल दिया, सी वेक्टर। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, रिवाइज कीजिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 100 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 100 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 150 कितना होता है, कॉस 150 होता है -√3/2। कितना होता है, -√3/2। कॉस 150 अब कितना होगा, कॉस 50 होता है -√3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -√3ab। लेकिन यहाँ से हम ए या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू वेरिएबल है, तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशन चाहिए, मतलब हमें एक और इक्वेशन ढूंढना है क्वेश्चन में से। चलो फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर से क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, तो हमें एक और नया चीज दिखती है, वो है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, मतलब जो आपका अल्फा है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा, टेन अल्फा का फॉर्मूला, वापस से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो टेन अल्फा होता है बी कॉस थीटा अपॉन, सॉरी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू 90 है, अब टेन टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1090 होता है इनफाइनाइट। अब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, ये सोचिए, या ऊपर वाली वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए फर्स्ट केस, या नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता ना, तो बी इनफाइनाइट हो सकता है, और साइन तो वैल्यू 0 to 1 ही होती है, या -1 से +1 तक होती है, इनफाइनाइट वाली तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो सकता है, तो हमारी कौन सी वाली कंडीशन हम लेके चलते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, वहां से ए प्लस बी कॉस वैल्यू पुट कर देते हैं 150 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब ए किसके इक्वल हो जाए, -बी कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 की डिग्री की वैल्यू पुट करो, ए इक्वल टू -बी इंटू √3/2। ठीक है, और एक माइनस पहले से, एक इस वैल्यू का है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2a इक्वल्स टू √3b। यहाँ से आपको पता है कि ए वैल्यू बड़ी है, बी वैल्यू बड़ी है, ए वैल्यू छोटा है। ठीक है, अब हमें क्या है, स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरी इक्वेशन हमें ए में बनानी है। ठीक है, मतलब हटाना किसको है, बी को हटाना है, तो इस इक्वेशन से हम बी को क्या लिख सकते हैं, 2a/√3, है ना, तो यहाँ से देखिए 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टू
स्क्वायर माइनस 3, ए कितना है, ठीक है, ए हमारा ए है, बी बी कितना है 2a/√3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। डायरेक्टली मैं थोड़ा स्टेप्स को रिमूव कर देता हूँ, √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा 100 इक्वल टू a² प्लस 4a² / 3 माइनस 2a², ठीक है। 2a² में a² माइन हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू 4a² / 3 माइनस a², ठीक है। इसको हम ऊपर की साइड सोल्व कर रहे हैं, 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 a², a² का वैल्यू हो गया 300, a का वैल्यू हो गया 10√3, ठीक है। मतलब जो स्मॉलर वेक्टर है हमारा a, उसका वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके वापस से आप खुद से समझ करके इस क्वेश्चन फिर से सॉल्व कीजिए, ठीक है, देन सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है। अब देखिए हमने यहाँ वेक्टर एडिशन का बात किया, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, ठीक है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप से होता है, ठीक है। इसको फर्स्ट में बोलता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन शॉर्ट में इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट, DOT डॉट, ये जो डॉट बनाते हैं ना, ये बोलता है डॉट। और इसको बोलते हैं क्रॉस, ये जो हम क्रॉस बनाते हैं ना, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यदि हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मतलब एक नंबर मिलेगा, उसमें कोई डायरेक्शन i, j, k, x, y, z कोई एक्सिस वगैरह नहीं होगा, एक वैल्यू होगी 5, 6, 10, 20, 30, -2, -5, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो मिलेगी उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। मतलब वो आई मिलेगा, जे हो सकता है, आई और जे दोनों हो सकता है, ठीक है, या आई जे के तीनों भी हो सकता है। क्लियर है। लेकिन मोस्टली हमारे 90% जो क्वेश्चन है वो हमारे स्केलर प्रोडक्ट पर ही बेस्ड होते हैं। रेयरली कभी वेक्टर प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं ताकि आपको सेकंड, यदि आप फर्स्ट स्टेज में सिलेक्ट होते हैं तो सेकंड स्टेज में वो काम में आ सकता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में वो काम में नहीं आएगा, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने मान लो कोई वेक्टर लिया, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे आपका ए वेक्टर, अभी तक हम बात कर रहे थे 2i + 3j, इस टाइप के वेक्टर की, मतलब ये कहाँ है, ये एक्स एक्सिस में है, आई मतलब एक्स एक्सिस में उसका इफेक्ट है, और कुछ इफेक्ट कहाँ है, जे मतलब वाई डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब वो कहाँ है, एक्स इन दोनों के बीच में है या इसी प्लेन में जहां पर एक्स और वाई एक्सिस है। लेकिन यदि यहाँ पर में जेड एक्सिस वाला भी टर्म आता है, ठीक है, तो इन, यदि इसमें ओनली आई जे हो, और, है ना, तो इनको बोलते हैं प्लेनर वेक्टर, है, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। लेकिन आपका यदि वेक्टर ऐसा आ जाए, कोई भी मान लो पी वेक्टर है 2i + 3j + 2k, ठीक है, तो इसमें क्या है, आई कंपोनेंट भी है, ठीक है,
जे कंपोनेंट भी और के कंपोनेंट में, मतलब इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ है, जेड एक्सिस के भी अलोंग है। ठीक है, तो प्लेन में क्या होता है, हम एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, लेकिन एक जेड एक्सिस भी होगा। जेड एक्सिस किस साइड होगा, आपका दोनों के परपेंडिकुलरली। ठीक है, अब यदि हम मान लो ये वाला एक्सिस की बात करें, ये वाला प्लेन जो होगा, ये वाला कौन सा प्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पे z है और x है तो जेड एक्स प्लेन होगा। ये वाला प्लेन कौन सा होता है, वाई एक्स प्लेन होगा। ठीक है, अब ये जो क्या 3D है, इस टाइप से हम बनाएंगे, ये वाला जो प्लेन होगा है ना, ये वाला प्लेन, इसको हम वापस से बना देते हैं। ठीक है, तो 3D डायग्राम आपको इमेजिन करना है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 3D प्लेन बन सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला प्लेन हो गया, मतलब इस प्लेन में क्या होगा, जेड वैल्यू आप कहीं भी घूमो तो एक्स पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में यदि आप कहीं भी घूमोगे तो जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, चलिए अब दूसरे प्लेन देखते हैं। ये वाला प्लेन कौन सा होगा, तो ये एक्स और जेड, इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। क्या बोलेंगे, जेड एक्स प्लेन। इसमें यदि आप घूमोगे कहीं भी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक और हो गया हमारा, ये इसमें कौन सा क्वांटिटी होगी, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन। इसमें क्या रहेगा, एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो वेक्टर्स है, मोस्टली हम एक्स वाई प्लेन के आई और जे के में बात करते हैं, यदि उसका कुछ इफेक्ट के डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपका क्या आ जाता है, के कंपोनेंट भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी का प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, और यदि हम एडिशन पढ़ते हैं तो सेम होगा जो हम आई और जे के साथ करते हैं। आई में आई का ऐड होगा, जे में जे ऐड होगा, के में के ऐड होगा। मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका जो पी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 4, 8 और 9 कितना हो गया, √17। सेम प्रोसीजर है आपका मैग्नीट्यूड निकालने का। और इसमें जो वेक्टर होगा 3D डायरेक्शन में, उसका एक्स एक्सिस के साथ अलग एंगल होगा, वाई एक्सिस के साथ अलग एंगल होगा, जेड एक्सिस के साथ अलग एंगल होगा। ठीक है, तो उसका अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसका हमें कहीं यूज नहीं आएगा, वो चीज हम अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन बताइए, जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कि आपने कितने अच्छे से लेक्चर सुना है, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा, वाई की वैल्यू बताइए, सोचिए, और कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, चलो हम बता देते हैं आंसर, यदि आपने गेस कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्या है, यह है कैप, मतलब ए कैप मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। ठीक है, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो सम मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/4 + वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड का। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 का रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, ये हमारा हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस कर दिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/4। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4, 4 - 1 मतलब 3/4 वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा
3/4 मतलब √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि कैप लगा है, ठीक है, इस चीज को भूलिए मत, कैप लगा है मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। ठीक है, तो वापस से हम आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट पर। ठीक है, उसमें भी कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या हम बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे करते हैं उससे पहले आप ये समझिए कि I.I होता है 1। क्या होता है, I.I होता है 1। सेम एज J.J क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा, वो भी 1 होगा। और के कैप डॉट के कैप वो भी होगा 1। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वो आपको बाद में कैसे करते हैं पहले वो सीख लो। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 0। आई कैप डॉट के कैप भी कितना होता है, 0। ठीक है, सेम एज जे कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा, 0 होगा। I.J.I है ना, वैसे ही आप ये बस याद रखो, सेम होता है तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी यदि सेम नहीं हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जैसे I.I 1 हो गया, J.J 1 हो गया, K.K 1 हो गया, उसके अलावा बाकी सब डॉट प्रोडक्ट 0। क्लियर है, इसलिए बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बोल दिया ए वेक्टर बोल दिया 2I+3J, ये बड़ा सा कॉमन है, आप लोग बड़ा कॉमन लगेगा, है ना, कि सर बार बार यही लेते हैं, क्योंकि मुझे यही याद आता है बार बार। चलो बी वेक्टर क्या आप, चलो आप कैसे बोलोगे, मैं लिख देता हूँ, चलो 3I+4J। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो हमें करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। आई का आई में करना है, 2 × 3 तो कितना होगा, 6I.I। अब I.I तो 1 ही होता है ना, तो इसको हम कितना लिख ले, 1, तो डायरेक्टली लिख दिया 6 प्लस, इसका करोगे तो कितना आएगा, 12J.J। अब J.J करोगे तो 1 ही होगा, तो प्लस कितना हो गया, 12 इक्वल टू कितना हो गया, 18। हाँ, अब बोलोगे हम इसका मल्टीप्लाई इधर नहीं कर रहे हैं, तो करिए। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, कितना होगा, 8I.J, और I.J कितना होता है, 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 9I.J, और I.J कितना होता है, 0, तो कितना आएगा, ये भी टर्म 0 आएगा, तो आपका आंसर तो वही रहेगा। तो इसलिए सिंपल सा, आई का आई में करिए, जे का जे में करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई जे नहीं आएगा, क्योंकि J.J 1 होता है, I.I 1 होता है, K.K 1 होता है। ठीक है, चलो और भी आप प्रैक्टिस करिए। चलिए, एक्स वेक्टर है 2I+J-K। वाई वेक्टर है -I+3J+K। प्रोडक्ट कीजिए, तो एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर। ठीक है, कितना होगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, -2+3 -1 मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, चलिए और नेक्स्ट वन लीजिए आप। ए वेक्टर आपने ले लिया 5I-2J+6K। बी वेक्टर है 2I+8J -1K। चलो, तो ए डॉट बी बताइए, 10 -16 -6, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो बहुत इजी है डॉट प्रोडक्ट।
कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो आप देखिए कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, किस टाइप से होते हैं। ठीक है, आप बोल दिया पी वेक्टर बोल दिया 2i + j + 3k, क्यू वेक्टर बोल दिया 2i + 3k। चलो निकालिए आंसर, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना होगा, 4 + 3 = 7। ये आंसर आया? नहीं, ये पूरा रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम वापस से हटाते हैं। इधर देखिए यहाँ पर ये के वाला है। ठीक है, यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट नहीं है, मतलब जे कंपोनेंट क्या है, 0। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो पी वेक्टर तो वैसा ही हमने लिखा 2i + j + 3k, एंड क्यू वेक्टर क्या होगा, 2i, जे नहीं है तो हम 0j लिख सकते हैं +3k। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 4i सॉरी 4i नहीं आएगा, 4 + 0 + 9, तो आंसर हो गया कितना, 13। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आई जे के जैसे हमने कुछ भी वेक्टर लिखा है, यदि इसमें जे कंपोनेंट नहीं है, मतलब जे कंपोनेंट कितना है, 0 k कैप। ठीक है, इसमें के कंपोनेंट नहीं है तो इसमें 0 k कैप, किसी में जे नहीं होगा तो वहां पे 0j है, आई नहीं है मतलब वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार थोड़ा सा ये हम जनरली 99% आई जे के टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन कोई जे के आई के टर्म्स में लिख दिया तो डायरेक्टली आपको देखना है, आई से आई का मल्टीप्लाई करना है, जे से जे का करना है, के से करना है। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट करना सीख गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, A.B = होता है AB cos थीटा। क्या होता है, A.B = होता है AB cos थीटा। ठीक है, A.B क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। अच्छा ए क्या है, देखो हमने वेक्टर का साइन नहीं लगाया ऊपर, इसका मतलब है वो मैग्नीट्यूड है, तो ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ए वेक्टर आपको बोल दिया 3i + 4 3i + 2j। ठीक है, बी वेक्टर हमने बोल दिया 2i + 3j। ठीक है, इनके दोनों बीच वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, A.B = AB cos थीटा। ठीक है, चलिए A.B करिए, पहले A.B निकालिए। 12 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, J.1 I.1। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 12। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, A.B = AB cos थीटा। अच्छा मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, √13। बी का भी कितना होगा, सेम ही होगा, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 13 होगा, तो डायरेक्टली हम लिख दो 12 = ये भी √13 इंटू √13 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा = कितना आ गया, 12/13। मतलब ठीक है, थीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, थीटा = कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, ये हो गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आ गई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
कि हमें इससे वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे आप। चलो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये तो पता है आपको ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसको कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अच्छा, ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता, लेकिन ए डॉट बी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, ए डॉट बी जीरो हो गया, इफ ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो क्या होगा, जीरो अपॉन ए बी, तो ये भी टर्म जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा देखते हैं, वाइस वर्सा क्या है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा, थीटा 90 होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, जीरो। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मल्टी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे बोल दिया ए वेक्टर है 5i + 3j, बी वेक्टर हमने बोल दिया 2i + xj, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड x फॉर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब ऐसा बोला नहीं जाएगा कि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो करके निकालो, नहीं, बस इतना बोला जाएगा, फाइंड x फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो हमें पता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी है ना, 10 + 3x। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो कितना होगा, इसकी वैल्यू को जीरो कर दिया तो जीरो इक्वल कितना होगा, 10 + 3x, तो x की वैल्यू आ गई -10/3। ठीक है, यदि हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, मतलब ये वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये वैल्यू हमेशा, मतलब जो थीटा हमने निकाला था है ना, यहाँ पे थीटा कितना हमारा 0 1/2 √3/2 आए। ठीक है, अब जैसे 12/13 आया, ऐसी वैल्यू आपको मोस्टली मिलेगी है ना, 0 30 45 60 90 की जो हमें वैल्यूज पता है वो बहुत रेयरली मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन निकलेगा, वो आपको कंक्लूजन भी याद रखना है। ठीक है, से ए वेक्टर मैंने बोल दिया 3i + 8, है ना, थोड़ा छोटा वैल्यू ले लेते हैं, 6j, बी वेक्टर बोल दिया 4i + 8j। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम आई जे के वाला भी ले सकते हैं, चलो के लेना है क्या, ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया के कैप, और यहाँ पे ले लिया 2k कैप। ठीक है, अभी मत लीजिए, उसका आंसर अच्छा सा नहीं आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, 12 प्लस, करिए करिए, कितना आ गया, 60। ठीक है, तो 60 इक्वल टू मॉड ए कितना होगा, √36 और 9 कितना होता है, निकालिए, 9 + 36 तो कितना हो गया, √45।
ठीक है, ठीक है। एंड ये हो गया ए। बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 8 का स्क्वायर 64। 64 और 16 कितना होता है? 80। और थीटा, ठीक है। अब इसको आप, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 3√5। और इसको हम कितना लिखते हैं? 4√5। वैल्यूज पुट कीजिए। 60 इक्वल टू 3√5 इंटू 4√5 कॉस थीटा। 60 इक्वल टू 12 इंटू √5 इंटू √5 कॉस थीटा। √5 इंटू √5 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो 60 इक्वल टू 12 इंटू 5 कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिवाइड बाई 60 कितना हो गया? 1 हो गया। कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? तो थीटा इक्वल टू हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और 0 की वैल्यू, अच्छा 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री का मतलब है दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक है। दोनों पैरेलल है, कैसे दिख रहा है? डायरेक्टली आप देखिए, ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे इसका टेन अल्फा निकालो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 6/3 कितना हो गया? 2। इसका निकालिए टेन अल्फा। 8/4 मतलब 2। दोनों का जब एंगल इक्वल है ना, तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यही चीज है, एक हम पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। ए वेक्टर को 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? 4 कॉमन ले लीजिए, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ठीक है, 2j वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यदि डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, ठीक। जैसे हम वेक्टर को डिवाइड नहीं करते हैं, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना होगा? ए वेक्टर डिवाइड बाई 3। थोड़ा सा इधर स्पेस, ये आप नोट कर लिया, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ए वेक्टर डिवाइड बाई 3 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? आई प्लस 2j। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइड बाई 4 वेक्टर, 4 वेक्टर नहीं, ठीक है, आई प्लस 2j। दोनों को इक्वल कर सकते हैं, मतलब ए वेक्टर अपॉन 3 इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन 4। तो ए वेक्टर इक्वल टू 3/4 टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कोई भी एक नंबर है, ठीक है, इसको बोल देते हैं एन। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू एन टाइम्स बी वेक्टर। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, एन कोई भी क्या होगा? नंबर होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल की एक कंडीशन हो सकती है कि, ठीक है, कि एक्स वेक्टर इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वाई वेक्टर। वाई क्या है? कोई भी एक नंबर है, ठीक है। पॉइंट में हो सकता है, रेशनल लीडर, कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स वेक्टर पैरेलल टू वाई वेक्टर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है।